बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एफएससी आईसीएस। आज का हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 है। पास्ट पेपर्स में से हम चैप्टर 2 के एमसीक्यूज करेंगे। चैप्टर नंबर 2, इसके 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में सेट्स की डेफिनेशन से लेके फंक्शंस तक दिया हुआ है और दूसरे हिस्से में लॉजिक और ट्रुथ टेबल्स हैं। तीसरे हिस्से में बाइनरी ऑपरेशंस, ग्रुप्स तक, ग्रुप्स की डेफिनेशन और एग्जाम्पल। ये 3 टॉपिक हैं जिनके एमसीक्यूज हम करने चाहते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ए फंक्शन which is on to is also called। मैं फंक्शन की डेफिनेशन और इसकी टाइप्स आपको रिवाइज करवा देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम समझ लेते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास दो सेट है। एक सेट ए है जिसके अंदर 1 2 3 तीन एलिमेंट रख लेते हैं। एक सेट बी है जिसके अंदर हम फर्ज करें कि ए और बी दो एलिमेंट रख रहे हैं। अच्छा, ए और बी के एलिमेंट आप इनको ऐसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ये सेट ए है हमारा 1 2 3 और ये सेट बी है ए बी। अब ए और बी सेट के एलिमेंट्स के दरमियान हम रिलेशन बना सकते हैं। उसके लिए हम ए क्रॉस बी डिफाइन करेंगे। ए क्रॉस बी क्या होता है? ए क्रॉस बी ए के एलिमेंट्स के बी के साथ ऑर्डर पेयर बनाते हैं। आप मतलब ए का एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट 1 है, बी का एलिमेंट 1 के साथ आप 1 को आप ए से मिला सकते हैं, तो ऑर्डर पेयर ए और बी का ये बनेगा 1 है। आप 1 को बी के साथ ही मिला सकते हैं, ठीक है। तो 1 को आप दो तरह से बी के एलिमेंट से मिला सकते हैं, ए के साथ, बी के साथ। इसी तरह 2 को आप ए के साथ लिख सकते हैं, 2 को आप बी के साथ लिख सकते हैं। इसी तरह 3 को भी आप ए के साथ लिख सकते हैं, 3 को आप बी के साथ लिख सकते हैं। तो ए और बी के एलिमेंट्स को आप इस तरह से मिला सकते हैं। जितने भी इनके ए और बी के एलिमेंट्स के रिलेशन या जितने भी इसके ऑर्डर पेयर बनेंगे वो ए क्रॉस बी कहलाते हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी से मुराद सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ ए एंड बी। इन ए और बी की मल्टीप्लिकेशन नहीं है, बल्कि ए और बी के दरमियान जो एलिमेंट्स के रिलेशन है ये वो है। अब मसलन अब ये तो है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए विद बी, सेट ऑफ ऑल पेयरिंग्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एलिमेंट्स ऑफ बी। सम टाइम हमें बड़ी खूबसूरत किस्म का एक रिलेशन चाहिए होता है ए से बी पे। मिसाल के तौर पे हम फर्ज कर लेते हैं कि ये एक रिलेशन है ए से बी पे। इस तरह से है कि 1 को ए से सिर्फ रिलेट किया, बी से नहीं किया। 2 को भी ए से कर लिया, 3 को बी से कर। ये मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप और बहुत सारे रिलेशन बना सकते हैं ए से बी। जो भी बनाएंगे, जो भी आर लिखेंगे, वो साफ जाहिर है ए क्रॉस बी का सबसेट ही होगा, यानी ए क्रॉस बी से ही लिया जाएगा। अब इस वक्त जो हम रिलेशन डिस्कस कर रहे हैं वो किस तरह से है, मैं डायग्राम से बताता हूँ आपको। 1 ए से 2 ए के साथ 3 बी के साथ ये बना हुआ। अब यहाँ पे दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एक है डोमेन एफ, डोमेन आर। इस रिलेशन की डोमेन क्या है? डोमेन कहते हैं हर ऑर्डर पेयर के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उनका सेट। 1 2 और 3 ये आ रहे हैं तीनों आर के अंदर, 1 2 एंड 3। दूसरी डेफिनेशन है रेंज की। रेंज क्या होता है? रेंज उस रिलेशन के अंदर जो सेकंड एलिमेंट आ रहा होता है हर ऑर्डर पेयर में उसका सेट होता है। ए 2 बार आ रहा है तो हम इसे एक बार लिखेंगे, ए और बी। अब इस पे कुछ केसेस बनते हैं, कुछ हालतें हैं। डोमेन और रेंज की टाइप्स हैं कुछ। मसलन नंबर 1, अगर डोमेन की बात की जाए तो डोमेन पे कुछ कंडीशन ये हैं कि फर्ज हो सकता है जो हमारी डोमेन है वो पूरे सेट ए के बराबर हो, क्योंकि ये एक एलिमेंट होते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि डोमेन 1 2 और 3 है, ए भी 1 2 और 3 है। और अगर मैं इस आर को यहाँ बंद कर देता तो फिर डोमेन सिर्फ 1 और 2 होती, जबकि ए 1 2 3 होता है। तो इसका मतलब है कि डोमेन आर के बराबर भी हो सकती है या डोमेन ए के बराबर भी हो सकती है या ए से छोटी भी हो सकती है, जिसको आप प्रॉपर सबसेट कहते हैं। अगर ये दो कंडीशन हैं तो आप समझ सकते हैं कि यही दो कंडीशन रेंज पे भी बन सकती हैं। रेंज की सूरत में क्या लिखेंगे? रेंज आर। अब ये जो रेंज के अंदर एलिमेंट हैं ए और बी, ये किस सेट से लिए गए? ये बी से लिए गए। ये बी के बराबर भी हो सकती है, या जैसे मैंने कहा कि अगर आर को जस्ट 2 ए तक ले लें तो फिर क्या होगा? फिर सिर्फ ए आएगा, बी नहीं आएगा। तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में जो रेंज है वो प्रॉपर सबसेट है बी की। तो ये आपके सामने मैंने कुछ कंडीशन बना दी। इसी तरह एक और कंडीशन बनती है, वो ये बनती है कि जो डोमेन है, डोमेन आर की, उसके अंदर देखिए
यहाँ पे देखें कोई एक एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, 1 एक बार आ रहा है, 2 एक बार आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है, तो मैं इसे कह देता हूँ नो रेपिटेशन, नो रेपिटेशन। और ये भी तो हो सकता था कि कोई एक एलिमेंट एक से ज्यादा बार आ जाए, तो उसे मैं कहूँगा रेपिटेशन। और यही दो कंडीशंस यहाँ पे भी लगाई जा सकती हैं कि जो रेंज है आर की उसके अंदर नो रेपिटेशन, और या रेंज आर के अंदर रेपिटेशन। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मैंने कंडीशन लिखी है ढेर सारी, जो डोमेन और रेंज पे बन सकती है। अब आ जाए इनका फायदा क्या है। इनका वो सारे फंक्शन के डेफिनेशन और फंक्शन की सारी टाइप्स, उनकी जो बेस है वो ये कंडीशन है। ठीक है, अब आप जरा देखिए। अब तक की डिस्कशन में हमने देखा कि ए और बी दो सेट थे, ए क्रॉस बी सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर है, आर उसका कोई सबसेट है। हमने कहा कि हर ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट है उसे हम डोमेन कहेंगे और सेकंड एलिमेंट्स के सेट को हम रेंज कहेंगे। टोटल 8 कंडीशंस बन गई हैं। हो सकता है डोमेन पूरे ए के बराबर हो सकता है डोमेन ए के बराबर ना हो सकता है डोमेन के अंदर कोई नंबर रिपीट हो रहा दो ऑर्डर पेयर में आ रहा हो सकता है रिपीट ना हो कहीं भी रिपीट ना हो हो सकता है रेंज पूरे सेट बी के बराबर हो सकता है रेंज बी के बराबर ना हो बल्कि उसका जब बराबर नहीं होती तो प्रॉपर सबसेट होती है। हो सकता है रेंज के अंदर भी एलिमेंट रिपीट हो सकता है रेंज के अंदर कोई एलिमेंट रिपीट ना हो। ठीक है, अच्छा, अब हम सबसे पहले एक एग्जाम अब डिफाइन करते हैं कि फंक्शन कब होता है। कोई भी सबसेट आर फंक्शन किन शराइत के तहत बनता है। नंबर 1, फर्स्ट कंडीशन फंक्शन बनने के लिए ये होती है कि उसकी जो डोमेन है आर की वो ए के बराबर हो। डोमेन इज इक्वल टू ए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फर्ज करो आपके पास ये ए सेट है, ये बी सेट है, यहाँ एलिमेंट पड़े हैं 1 2 3, यहाँ एलिमेंट पड़े हैं सपोज ए बी सी डी। ठीक है, अच्छा, अब फर्ज करें कि आपके पास आर ये है, आर इज इक्वल टू 1 ए का क्या मतलब होगा कि 1 का आंसर ए है। उसके बाद 2 बी का क्या मतलब है कि 2 का आंसर बी है। फर्ज करो ये आर है, ये एक बाइनरी रिलेशन है जो हमें ये बता रहा है जस्ट कि 1 का आंसर ए है, 2 का आंसर बी है। अब ये हमें 3 का आंसर नहीं बता रहा। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि इसकी जो डोमेन है आर की अगर वो लिखी जाए तो उसमें 1 आएगा और 2 आएगा, और तो ये ए का सबसेट है लेकिन ए के बराबर नहीं है। इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है? इससे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमें ए का एक ऐसा पॉइंट मिलता है, ऐसा एलिमेंट मिलता है जिसका कोई आंसर नहीं, जिसपे कोई वैल्यू फंक्शन नहीं दे रहा हमें, लिहाजा हम इसे फंक्शन नहीं मानेंगे। ठीक है, तो खूबी ये है, डोमेन इक्वल टू ए की खूबी ये है कि हर एलिमेंट कोई ना कोई आपको आंसर दे रहा होगा। फर्ज करें ये मैंने लिखा है और मैंने इसमें एक इजाफा किया है, मैंने साथ 3 को बी के साथ रिलेट कर दिया। अब इसकी डोमेन अगर लिखी जाए, डोमेन आर जो मैंने 3 बी डाल दिया है तो 1 2 3, अब इसकी डोमेन 1 2 3 के बराबर आ गई है। ठीक है, इसका मतलब है कि अब हर एलिमेंट का आंसर जरूर है। तो लिहाजा फंक्शन होने की पहली कंडीशन ये है कि डोमेन ए के बराबर हो ताकि हर एलिमेंट को किसी ना किसी एलिमेंट पे मैप करता हो, कोई ना कोई आंसर देता हो। दूसरी बात, दूसरी कंडीशन ये है वो इसमें से डिसाइड कर देखें, जब डोमेन ए के बराबर है तो ये तो हमेशा के लिए बात खत्म हो गई कि डोमेन सबसेट है ए का, ये तो खत्म हो गई बात, ये तो इम्पॉसिबल हो गया एक फंक्शन के लिए। तीसरी कंडीशन, रेपिटेशन डोमेन में हो सकती है या नहीं हो सकती। देखिए रेपिटेशन होने का मतलब क्या है? रेपिटेशन होने का मतलब ये है कि 1 ए पे मैप हो रहा है, साथ ही दोबारा आ गया, दोबारा 1 आ गया, 1 बी पे मैप हो रहा है, 2 सी पे मैप हो रहा है। ठीक है, ये आप ले ले। अच्छा, अब इसका क्या मतलब होगा? इसे यहाँ पे ड्रॉ करके देखें, ये जो रिलेशन मैंने लिखा है अभी हम इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे 1 ए पे मैप हो रहा है, ठीक है, 1 का आंसर ए है। उसके बाद फिर दोबारा 1 बी पे मैप हो रहा है, 1 का आंसर बी है। उसके बाद टू टू मैप हो रहा है सी पे, 2 का आंसर
सी है। अब इसमें देखे प्रॉब्लम आया है, इसमें प्रॉब्लम ये आया है कि अगर वन रिपीट हो रहा है तो फिर आप क्या कहेंगे कि वन का आंसर क्या है, वन का आंसर ए है या वन का आंसर बी है, जबकि हम ये चाहते हैं कि हर एलिमेंट का एक यूनिक आंसर हो, या तो वन वन पे आंसर ए आए या वन पे आंसर बी आए। ठीक है, जैसे अगर फर्ज करें एक स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर, हम ये चाहते हैं कि एक्स इक्वल टू वन जब पुट करें तो एक ही आंसर आए, और वो क्या है यहाँ पे वन। ऐसे ही एक्स को अगर थ्री पुट करते हैं तो थ्री का स्क्वायर नाइन, एक ही आंसर आता है नाइन, ताकि हमें डाउट ना हो, दो आंसर ना आ जाए, यूनिक आंसर दे। उसके लिए हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी कि कोई भी एलिमेंट डोमेन के अंदर रिपीट ना हो, दो बार ना आए, एक ही बार आए, उसका एक ही इमेज होता है। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब है कि दूसरी कंडीशन ये हो गई, नो रेपिटेशन इन डोमेन। तो रेपिटेशन वाला ऑप्शन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया, क्योंकि अगर रेपिटेशन होगी तो वो फंक्शन नहीं बनेगा। लिहाजा फंक्शन बनने के लिए दो कंडीशन है, एक डोमेन ए के बराबर हो और एक रेपिटेशन डोमेन में ना हो, यानी दोनों कंडीशन डोमेन पे हैं। अगर ये दो कंडीशन पूरी होती हैं तो वो रिलेशन हमारे पास वो फंक्शन बन जाता है। और जब वो फंक्शन बन जाता है तो आगे आप देखें उसकी टाइप्स कैसे बनती हैं। उसकी टाइप्स बनती हैं रेंज पे कंडीशंस की वजह से। मसलन अगर एक फंक्शन है और उसकी जो रेंज है वो बी के बराबर आ गई, यानी देखें ना, अगेन वी हैव टू ऑप्शन। एक ऑप्शन ये है कि उसकी जो रेंज है वो बी के बराबर हो, दूसरी ऑप्शन ये है कि उसकी रेंज सबसेट है बी का, यानी बी के बराबर ना हो। अगर उस फंक्शन की जो रेंज है वो बी के बराबर हो तो ऐसा फंक्शन ऑन टू फंक्शन कहलाता है, क्योंकि उसमें बी का कोई एलिमेंट रह नहीं जाता। ऑन टू बी, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए ऑन टू बी। अच्छा, इसको सुरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ऑन टू या सुरजेक्टिव फंक्शन। अगर रेंज बी के बराबर ना हो बल्कि बी के अंदर लाई करे तो उसे फिर इन टू फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इन टू फंक्शन। इसी तरह अगर रेंज रेंज के अंदर भी दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये है कि उसके अंदर एलिमेंट रिपीट करे, एक ऑप्शन ये है कि उसके अंदर कोई एलिमेंट रिपीट ना करे। अगर रेंज के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं करते, नो रेपिटेशन, उसे कहते हैं वन वन फंक्शन। और अगर फंक्शन ऐसा हो कि रेंज भी बी के बराबर हो और रिपीटेशन भी ना हो, यानी ऑन टू भी हो वन वन भी हो, तो फिर ऐसे फंक्शन के जो ऑन टू भी है वन वन भी है उसे हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इसकी मैं अब आपको एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल 1 2 3, यहाँ पे हमारे पास है ए बी सी। अच्छा, फर्स्ट एग्जांपल देखें। फर्स्ट कहते हैं कि वन ए पे मैप करता है, टू भी ए पे मैप करता है, और जो थ्री है वो बी पे मैप करता है। इसे चेक करें कि ये किस किस्म का फंक्शन है। पहले तो फंक्शन चेक करें। फंक्शन चेक करने के लिए आप देखें, इसे मैं अगर आर के बजाय एफ का नाम देता हूं तो आप ये देखें इसकी डोमेन क्या है। डोमेन कौन सी होती है, ये फर्स्ट एलिमेंट। इसको अगर ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो ये 1a, 2 के साथ 2a, 3b। डोमेन क्या है इसकी, 1 2 3। तो ये पहली कंडीशन फंक्शन की सेटिस्फाई हो रही है। और नो रेपिटेशन, कोई नंबर दो बार भी नहीं आ रहा, एक ही बार वन आया, एक ही बार टू आया, एक ही बार थ्री आया, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन है। अब इसकी टाइप देखने के लिए आपने इसकी रेंज लिखनी है कि इसकी रेंज क्या है। फंक्शन की रेंज इस वक्त क्या है, या तो उसमें आंसर ए आ रहा है या बी आ रहा है, ए बी। और ये क्या है, ये सबसेट है बी का, इक्वल नहीं है बी के। इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन इनटू फंक्शन है। क्यों, क्योंकि रेंज सबसेट है बी का। अच्छा, दूसरी तरफ रेपिटेशन है कि नहीं है, ए दो बार आ रहा है, ये भी ए आ रहा है, ये भी ए आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब है कि एफ जो है वो एफ इज नॉट वन वन, वन वन नहीं है, क्योंकि ये ए दो बार आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं अब हम। सेकंड एग्जांपल देखिए। अब इसको हम बदलते हैं और हम एग्जांपल यूं कर देते हैं कि यहाँ पे 1 2 3, ए बी सी, वन मैप्स टू बी, सॉरी वन मैप्स टू ए, टू मैप्स टू सी, थ्री मैप्स टू डी। और एक और एलिमेंट आप ले लेते हैं यहाँ पे डी।
ठीक है। अच्छा, अब इसे लिखेंगे 1A 2C 3B। अब अगर आप इसकी डोमेन और रेंज देखें जरा, पहले इसकी डोमेन लिखें, फिर आप इसकी डोमेन में रेपिटेशन चेक करें, यानी कि पहले फंक्शन चेक करें कि ये फंक्शन है कि नहीं। डोमेन एफ, यानी इसको एफ मैं कह रहा हूं, इसकी डोमेन क्या है 1 2 3। डोमेन एफ इज 1 2 3, ये पूरे का पूरा ए है। और नो रेपिटेशन इन डोमेन, डोमेन में कुछ रेपिटेशन भी नहीं है, 1 एक बार आ रहा है, 2 एक बार आ रहा है, 3, इसका मतलब है कि ये फंक्शन तो है। अब टाइप देखने के लिए क्या करना है, आपने इसकी रेंज देखनी है। रेंज ऑफ एफ क्या है? रेंज क्या है जी? रेंज ए सी बी, ए यानी ए सी बी, तो ए सी बी ए बी सी। अब डी नहीं है इसमें, इसका मतलब नॉट इक्वल टू बी। अच्छा, रेपिटेशन देखें, ए एक बार आ रहा है, सी एक बार आ रहा है, नो रेपिटेशन, रेपिटेशन नहीं है किसके अंदर? रेंज के अंदर भी। अब बताएं कि ये कौन सी टाइप का फंक्शन है? फंक्शन तो है, क्योंकि ये दो कंडीशन डोमेन में जो फंक्शन होने की कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। अब रेंज के अंदर देखें अगर आप, रेंज बी के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि ये कौन सा फंक्शन है? इनटू फंक्शन है, रेंज इज नॉट इक्वल टू बी। रेपिटेशन नहीं है रेंज में, अगर रेपिटेशन नहीं है तो फिर ये कौन सा फंक्शन है? ये 1 1 फंक्शन है। ठीक है, ऐसे आपको नजर भी आ रहा है 1 1 है। 1 1 का मतलब है कि कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई रिपीट हो रहा हो डोमेन में या रेंज में, तो ये 1 1 फंक्शन है। ठीक है। अच्छा, एक तीसरी एग्जांपल लेते हैं अब हम। तीसरी एग्जांपल अब हम बनाते हैं, फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, और वो तब बन सकता है जब जितने एलिमेंट ए में उतने ही एलिमेंट आपके पास बी में हो। फर्ज करें आप इसको इस तरह से मैप कर लें कि 1 मैप्स टू बी, 2 मैप्स टू ए, 3 मैप्स टू सी। अब इसकी डोमेन रेंज लिखने से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये फंक्शन, पहले तो इसको चेक करें क्या ये फंक्शन है। अगर ये फंक्शन है तो इसे चेक करें कि इसकी टाइप क्या है। फंक्शन चेक करने के लिए आप डोमेन चेक करेंगे, डोमेन एफ। और एफ क्या है यहाँ पे? 1 के साथ बी है, 2 के साथ ए, 3 के साथ सी, ये आपका एफ है। इसकी डोमेन किसके बराबर है? फर्स्ट फर्स्ट चलिए 1 2 3 ले लें, 1 2 एंड 3। और इसकी रेंज किसके बराबर है ये भी चेक करें। रेंज में क्या आ रहा है? रेंज में क्या आ रहा है? ए बी सी, ए बी सी। अब कंडीशन चेक करते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं। पहली बात, जो इसकी डोमेन है, डोमेन एफ, वो ए के बराबर है, और कोई एलिमेंट ए का डोमेन में कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, नो रेपिटेशन। तो डोमेन की दोनों कंडीशन पूरी होगी। जब ये दोनों कंडीशन पूरी हो गई हैं तो आप कहते हैं कि ये एक फंक्शन है। अब इसकी टाइप देखें। टाइप के लिए पहले तो देखें कि रेंज एफ की ए बी सी वो पूरा बी के बराबर है। ठीक है, अगर रेंज बी के बराबर है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑन टू फंक्शन। उसके बाद रिपीटिशन भी नहीं है, नो रेपिटेशन इन रेंज। ये देखें, ए एक बार आ रहा है, बी एक बार आ रहा है, सी एक बार आ रहा है। अगर नो रेपिटेशन तो वो 1 1 फंक्शन होता है। इसका मतलब है कि इस वक्त ये जो फंक्शन है ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है, और 1 1 ऑन टू फंक्शन को आप क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो ये थी ये था, आपको मैंने रिवाइज करा दिया फंक्शन क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या होती है। तो समरी इसकी मैं आपको फिर बता देता हूँ, आप इसे कोशिश करें जरा रिकॉल करने की कि आपके पास दो चीजें हैं, डोमेन और रेंज। ठीक है, अगर डोमेन ए के बराबर हो तो फिर आप अगली कंडीशन चेक करेंगे कि डोमेन के अंदर रेपिटेशन है कि नहीं। अगर डोमेन ए के बराबर नहीं है तो आप कह देंगे कि ये फंक्शन नहीं है, ए से बी पे ये फंक्शन नहीं है। अगर डोमेन ए के बराबर है तो फिर आप चेक करते हैं क्या डोमेन के अंदर रेपिटेशन तो नहीं। अगर डोमेन के अंदर रेपिटेशन नहीं है और डोमेन ए के बराबर है तो आप कहते हैं कि ये फंक्शन, उसे आप फंक्शन मान लेते हैं और डोमेन की कंडीशन पूरी हो जाती है। फिर आप उसकी टाइप देखते हैं, वो रेंज की कंडीशंस के साथ होती है। अगर उसकी फंक्शन की जो रेंज है वो पूरे सेट बी के बराबर है तो फंक्शन ऑन टू है। अगर वो बी के अंदर लाई करती है तो फंक्शन इन टू है। अगर बी में रेपिटेशन है, अगर रेंज में, सॉरी, अगर रेंज में रेपिटेशन है तो उसे आप 1 1 फंक्शन नहीं कह सकते। अगर रेंज के अंदर रेपिटेशन नहीं है तो उसे आप 1 1 फंक्शन कहेंगे। अगर रेंज बी के बराबर है और रेंज के अंदर रेपिटेशन भी नहीं है तो इस किस्म के फंक्शन को आप बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आप डोमेन की मदद से फंक्शन चेक करते हैं और रेंज की मदद से फंक्शन की टाइप चेक करते हैं। ठीक है, अब आप आ जाएं
और हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है ए फंक्शन विच इज ऑन टू इज कॉल्ड। ऐसा फंक्शन जो ऑन टू फंक्शन होता है, अभी हमने पढ़ा है कि ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, सर्जेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव तब होगा जब वो साथ वन वन भी होगा तो वो बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, इंजेक्टिव कब होगा? जब वो खाली वन वन हो, यानी इसमें ऑन टू होना जरूरी नहीं है, इन टू भी हो सकता है, यानी उसकी जो रेंज है वो सबसेट भी हो सकती है बी की। तो ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव कहते हैं, अगर ऑन टू के साथ वन वन भी हो तो फिर उसे बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबुलर फॉर्म ऑफ, टेबुलर फॉर्म ऑफ ए सेट। देखिए, सेट को लिखने के आपके पास तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि आप सेट के एलिमेंट्स को एक टेबल में या एक ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं, 1 2 3, जैसे कि ये इसे टेबुलर फॉर्म कहते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जब सेट के एलिमेंट्स को आप वर्ड्स की मदद से डिस्क्राइब करते हैं, यानी आप लफ्जों में बताते हैं, सेट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सेम सेट है, उसे अल्फाज की मदद से बयान किया है, तो ये सेट वही है, इसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड। उसके बाद तीसरा है सेट बिल्डर नोटेशन। इसमें क्या, इसमें कुछ अलामतें इस्तेमाल करते हैं। सेट के हर एलिमेंट को एक्स कहते हैं, फिर हम कहते हैं कि एक्स कहां से लिया गया, एक्स नेचुरल नंबर से लिया गया, फिर बताते हैं कि कहां तक गए हम। एक्स जो है वो 1 से लेकर 3 तक लिखा हमने, तो 1 से लेकर 3 तक नेचुरल नंबर यही 3 है, 1 2 और 3। तो एक ही सेट को लिखने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका ब्रैकेट में उसके एलिमेंट्स को लिखते हैं, इसे टेबुलर फॉर्म कहते हैं। दूसरा तरीका सेट को अल्फाज की मदद से बयान करना, इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। तीसरा तरीका कुछ अलामतों की मदद से बयान करते हैं, इसे सेट बिल्डर नोटेशन कहते हैं। तो अभी एक सेट बिल्डर नोटेशन में सेट दिया हुआ है, आपने क्या करना है, आपने उसको टेबुलर फॉर्म में, यानी आपने उसके एलिमेंट्स लिख के दिखाने हैं कि इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ओके, सेट क्या है आपके पास? सेट है एक्स, और ये जो लाइन लगी है इसको पढ़ेंगे जबकि, सच दैट एक्स, सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ प्राइम नंबर। देखिए, प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? प्राइम नंबर से आपके माइंड में आएगा 2 3 5 7 11 13 अप टू सो, ये सारे प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके दो ही फैक्टर हो, एक 1 और एक वो इटसेल्फ। और कंडीशन क्या है कि वो प्राइम नंबर लेने हैं जो 12 से लेस हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप 13 एंड ऑनवर्ड ये नहीं लेंगे, तो आपके पास सिर्फ 2 3 5 7 11 आएगा। ठीक है, 2 3 5 7 एंड 11, 2 3 5 7 11। ठीक है, अच्छा, इसमें 5 मिस है, इसमें 9 डाला हुआ है, 9 प्राइम नंबर नहीं है। इसमें 1 डाला हुआ है, 1 प्राइम नंबर इसलिए नहीं है कि हमने कहा था प्राइम के दो फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, जबकि 1 का जस्ट 1 फैक्टर है। नेक्स्ट, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू। इसे आमतौर पे हम एक डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं, इसे वेन डायग्राम कहते हैं। वेन डायग्राम में हम एक रेक्टेंगल लेते हैं, रेक्टेंगल के अंदर हम ए और बी सेट लेते हैं। देखिए, फर्ज करो ये ए सेट है, ये बी सेट है। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज सेट बी। अब हम आंसर देखना चाहते हैं कि आंसर क्या आएगा। अच्छा, उसके लिए देखें आप, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी ये है, ये वो हिस्सा जो ए में भी है और बी में भी है। ठीक है, तो ये जो इस तरह की मैंने ग्रीन लाइन लगाई है, ये ए इंटरसेक्शन बी को जाहिर करती है। उसके बाद जो ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आया ये वाला, इसका लेना है यूनियन ए के साथ। ए ये है, ये ए है, ये सारा इटसेल्फ, ये भी शामिल है इसमें, ये सारा। तो जब आप ए इंटरसेक्शन बी, यानी कॉमन हिस्सा जो ए का और बी का है वो, और ए सारा लेंगे, तो आप देख रहे हैं कि आंसर क्या आ रहा है। आंसर आपके पास पूरे का पूरा ए आ रहा है, ए के बराबर। ठीक है, इसे आप यूं भी समझ सकते हैं, देखिए, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का वो हिस्सा है जो ए दोनों में है, ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी दरअसल ए के अंदर ही पड़ा है। ठीक है, क्योंकि ए के एलिमेंट भी हैं और ये बी के एलिमेंट भी हैं, और दूसरी तरफ आपने पूरा सेट ए लिया हुआ है। अब ये ए सेट है और ये ए का ही हिस्सा है, ए का ही सबसेट है। इसका मतलब है कि इन दोनों के यूनियन लेने से
ए में कुछ नया इजाफा नहीं हुआ, तो वो आंसर हमारा जो है यहाँ पे वो ए के ही बराबर है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, x such that x is x belongs to e for even numbers। यानी e में क्या पड़ा है, e is equal to 2 4 6 8 10 up to so on, ये even नेचुरल नंबर है। एंड x क्या है, ग्रेटर देन 4, यानी 4 से बड़ा है, लेस देन 6, 6 से छोटा है। अब मुझे बताएं कि 4 और 6 के दरमियान कोई इवन नंबर है? नो, कोई इवन नंबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस सेट में कोई भी नंबर नहीं आएगा, क्योंकि 4 और 6 के दरमियान कोई इवन नंबर नहीं है। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट ऑफ 4 एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट की अगर नंबर n हो, उसके सबसेट बनते हैं 2 की पावर n। ठीक है, जस्ट लाइक अगर 0 एलिमेंट यानी खाली सेट हो, 2 की पावर 1 2 आ जाएगा, सॉरी 2 की पावर 0 लेंगे फिर 1 आ जाएगा। खाली सेट हो, एम्प्टी सेट हो, उसका एक ही सबसेट होता है। अगर सिंगलटन हो तो 2 की पावर 1 उसके 2 सबसेट बनेंगे। अगर 2 एलिमेंट्स हो 2 रेज टू पावर 2 4 सबसेट्स बनेंगे। 3 एलिमेंट्स हो 2 रेज टू पावर 3 8 एलिमेंट्स बनेंगे, 8 सबसेट्स बनेंगे। अगर 4 एलिमेंट्स हैं 2 रेज टू पावर 4 16 सबसेट्स बनेंगे। ठीक है, इसे इसी तरह से देखते जाएं आप। So the number of subsets of a set of 4 elements is 2 raised to power 4, which is equal to 16. If A is empty, empty का मतलब है कि A के अंदर number of element क्या है, 0। तो पावर सेट क्या होगा? पावर सेट में क्या होता है? पावर सेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर इसके सारे सबसेट, A के सारे सबसेट लिखेंगे। अब A का A एम्प्टी सेट है, इसका सबसेट एक ही है और वो है एम्प्टी सेट। तो ब्रैकेट्स के अंदर एक ही सेट आएगा जो कि एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि 2 की पावर 0 1, तो एक सेट आना चाहिए पावर सेट में, वो यहाँ पे एम्प्टी सेट होगा। अब हम ऑप्शन देखते हैं। ए एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि इस वक्त पावर सेट ऑफ ए में एक एलिमेंट ये पड़ा है, इसलिए ये एम्प्टी सेट नहीं है। सेट के अंदर 0 0 भी, 0 तो इसके अंदर एलिमेंट है ही नहीं। ये पावर सेट के अंदर एम्प्टी सेट, एम्प्टी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी। ये देखिए, ये फर्स्ट ईयर लेवल पे आप इसको ऐसे समझें कि एक सेट ए है जो सबसेट है बी का। इसका मतलब है ए बी के अंदर पड़ा है, ये बी है, ये उसके अंदर ए पड़ा है। ठीक है, ए सबसेट है बी का। हम इनका यूनियन लेना चाहते हैं, ए और बी दोनों को। यूनियन में क्या होता है, दोनों के एलिमेंट होते हैं। ए और बी दोनों को जब आप लेंगे, कंबाइन करेंगे, तो आप देखें कोई चीज नई नहीं आएगी बी में। आंसर क्या है, आंसर आपका जो सेट है वो बी आ रहा है, कोई नई चीज नहीं आ रही। इसका मतलब ए अगर सबसेट है बी का, तो ए और बी का यूनियन फिर बी के बराबर आएगा। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, इसलिए बाकी ऑप्शन ठीक नहीं है। आप एग्जाम्पल भी लेके देख सकते हैं। इफ ए इज इक्वल टू 0, एक सेट है जिसमें जस्ट 1 एलिमेंट है, यानी ए में जस्ट एक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट पड़ा है। नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं, 1। पावर सेट ऑफ ए इज, पहले देखें पावर सेट ऑफ ए में एलिमेंट कितने होने चाहिए, 2 पावर 1 2। ठीक है, और वो कौन कौन से होंगे, इसके जो सबसेट्स होंगे। एक तो एम्प्टी सेट जरूर आना है, एक सेट इटसेल्फ जरूर आना है, तो ये 2 कंप्लीट हो गए, यही इसका पावर सेट है। तो पावर सेट में क्या आएगा, या तो अब ये देखें ऑप्शन कौन सा सही है। ए इटसेल्फ तो नहीं आएगा, क्योंकि पावर सेट क्या होता है, वो एक सेट होता है जिसके अंदर इसके सबसेट्स होते हैं। अब ये एक सेट है लेकिन 0 खाली इसका सबसेट नहीं है, 0 जस्ट एलिमेंट है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी है, और ये रिपीट हो रहा है। तो ठीक है, जस्ट या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फॉर ए सेट ए, एक सेट आपके पास ए है, एंड यूनिवर्सल सेट यू, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू। ये भी समझने के लिए फर्स्ट ईयर लेवल पे आप ऐसे डायग्राम बना के देख लें, या आप एग्जांपल लेके देख लें। फर्ज करें कि ये रेक्टेंगल हमारा यूनिवर्सल सेट है यू, इसके अंदर कोई एक सेट पड़ा है जिसका नाम है ए। अब ए का कंप्लीमेंट क्या होता है, पहले चले ए देख लेते हैं। ये जो लाइनें में लगा रहा हूं ग्रीन, ये हिस्सा ए है, इसे आप ए कहेंगे। और
ए कंप्लीमेंट क्या है, ए को छोड़ के, ए को छोड़ के ये जो बाकी हिस्सा है ये बाहर वाला सारा, ये ए कंप्लीमेंट है। ठीक है, यानी देखें ना आप, सेट यू के दो हिस्से हो गए, एक ए और एक जो ए में नहीं है, ए से बाहर, जो एक यानी एक ए है और दूसरा वो हिस्सा जो ए से बाहर है। अगर इन दोनों को कंबाइन कर लें तो पूरे का पूरा यू यानी पूरा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। इसका मतलब है ए और ए कंप्लीमेंट, इनका अगर आप यूनियन लेते हैं तो वो पूरे का पूरा यू के बराबर है। ठीक है, 10 देख लेते हैं। द कन्वर्स ऑफ, ये एक स्टेटमेंट है, P इम्प्लाई, इसे आप पढ़ते हैं इम्प्लाइज, P इम्प्लाइज Q। यहाँ पे तीन चीजें मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। कोई भी आपको स्टेटमेंट दी हो, जैसे कि इस वक्त स्टेटमेंट है P इम्प्लाइज Q, आप उसका कन्वर्स लिख सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है उसका कन्वर्स बताएं, क्वेश्चन आ सकता है उसका इनवर्स बताएं, और क्वेश्चन आ सकता है उसका कंट्रा पॉजिटिव बताएं। तीन तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये कैसे लिखने हैं, ये स्टेटमेंट है P इम्प्लाइज Q। कन्वर्स का मतलब क्या होता है, कन्वर्स का मतलब है कि आप उसे उल्ट कर दें, जो एरो के बाद लिखा है वो पहले लिख दें और जो एरो से पहले है उसे बाद में लिख दें। तो P इम्प्लाइज Q का कन्वर्स क्या होगा, Q इम्प्लाइज P। ठीक है, याद रखेंगे कोई भी स्टेटमेंट दी हो आप इंटरचेंज कर दें, लेफ्ट साइड को राइट, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से इंटरचेंज कर दें। P इम्प्लाइज Q का कन्वर्स क्या है, Q इम्प्लाइज P। इनवर्स, इनवर्स क्या है, P इम्प्लाइज Q का इनवर्स है नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q। क्या करेंगे आप, नॉट अप्लाई कर देंगे, नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q। फर्ज करें आपकी स्टेटमेंट अगर पहले ही ऐसे हो कि P इम्प्लाइज नॉट Q, तो उसका कन्वर्स तो बड़ा आसान है, नॉट Q इम्प्लाइज P। जस्ट आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इंटरचेंज कर दिया, नॉट Q इम्प्लाइज P। इनवर्स में क्या करेंगे, इनवर्स में आपने दोनों तरफ नॉट लगाना है ऐसे, तो ये बन जाएगा नॉट P इम्प्लाइज, अब डबल नॉट हो तो वो खत्म हो जाता है, नॉट नॉट Q का मतलब Q है, दो बार नॉट आ जाए वो खत्म हो जाता है, तो ये इसका इनवर्स है। कंट्रा पॉजिटिव में दोनों काम करने हैं, आपने स्टेटमेंट पे दोनों काम करने हैं, यानी एक, यानी आपने ये भी करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इंटरचेंज कर दें। P इम्प्लाइज Q है तो P Q इधर आ जाएगा, P इधर आ जाएगा, और नॉट भी लगाना है, इनवर्स भी लेना है, नॉट Q नॉट P, तो ये आंसर आ जाएगा। मसलन P इम्प्लाइज नॉट Q, पहले तो हम इसको इंटरचेंज करेंगे, नॉट Q इधर लिख देंगे और P इधर लिख देंगे, फिर हम इसके साथ नॉट भी लगाएंगे, यानी दोनों काम किए, कन्वर्स भी किया इनवर्स भी, तो ये डबल नॉट की वजह से ये आ जाएगा Q इम्प्लाइज नॉट P। तो ये तीन चीजें हैं। कन्वर्स में क्या करना है, लेफ्ट साइड राइट साइड को आपस में इंटरचेंज करना है। इनवर्स में क्या करना है, नॉट अप्लाई करना है। कंट्रा पॉजिटिव में दोनों काम करने हैं। ठीक है, अब देखिए द कन्वर्स ऑफ P इम्प्लाइज Q, कन्वर्स में क्या करना है, Q इम्प्लाइज P कर देना है, Q इम्प्लाइज P। इनवर्स ऑफ P इम्प्लाइज Q क्या आएगा, नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q, तो ये आ जाएगा नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q। ठीक है, तो ये तीन चीजें याद रखिए, कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव। द पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट इज, एम्प्टी सेट ये है ए एम्प्टी सेट, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 है। पावर सेट में एलिमेंट्स की तादाद क्या होनी चाहिए, 1, यानी ये अगर पावर सेट है ए का तो इसमें एक एलिमेंट होना चाहिए, और वो क्या होगा, वो ये सेट इटसेल्फ, ए इटसेल्फ, और ए क्या है, एम्प्टी सेट। द पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट, अब देखें ये जो पावर सेट है इसमें एक एलिमेंट है, इसका मतलब है कि ये एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी है। ठीक है, प्रॉपर इम्प्रॉपर यहाँ पे वो सबसेट होता तो उसको हम देखते हैं। द डोमेन ऑफ द रिलेशन एफ, डोमेन किसे कहते हैं, जो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट होता है, वो कौन सा है, ए है, बी है और सी है, तो ये आंसर है, ये आंसर नहीं है। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, किसी मैट्रिक्स ए का जो इनवर्स है स्क्वायर मैट्रिक्स का, वो क्या होता है, वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड, और एग्जिस्ट, ये ए इनवर्स का फार्मूला है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसका इनवर्स आप इस तरह फाइंड करते हैं। अब दो केसेस हैं, अगर ए मॉड 0 हो जाए, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को आप कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो फिर आप उसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि डिवाइड बाय 0 आ जाता है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 ना हो तो फिर उसे आप कहते हैं नॉन सिंगुलर
मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए डज नॉट एग्जिस्ट। ए का इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं करेगा? जब ए का मॉड 0 हो जाएगा, यानी जब ए सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। नॉन सिंगुलर होगा फिर तो इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, यूनिट मैट्रिक होगा तब भी उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। डायगोनल हुआ तब भी उसका, अगर डायगोनल पे कोई एक भी नॉन जीरो एलिमेंट होगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। द कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स इज डिनोटेड बाय, दो स्टेटमेंट है P है और Q है, इसके कुछ ऑपरेशन आप पढ़ते हैं। इसमें आप एंड ऑपरेशन पढ़ते हैं, इसे आप कंजंक्शन भी कहते हैं। इसी तरह और ऑपरेशन पढ़ते हैं, इसे आप डिसजंक्शन कहते हैं। इसी तरह आप इम्प्लाइज दैट पढ़ते हैं, इसे आप, या इसे आप इफ देन भी कहते हैं, इसे इम्प्लीकेशन भी कहते हैं। ठीक, इसी तरह इफ एंड ओनली इफ या इक्विवेलेंट भी कहते हैं। और एक और ऑपरेशन आप पढ़ते हैं, इसको आप निगेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये 5 ऑपरेशन आप पढ़ते हैं। तो कंजंक्शन क्या होता है? P एंड Q, इसे आप कंजंक्शन कहते हैं। P एंड Q का मतलब है कि बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू व्हेन P एंड Q बोथ आर ट्रू, देन P एंड Q इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेट ऑफ इंटीजर इज अ ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू। ग्रुप के लिए क्या कंडीशन होती है? ग्रुप के लिए कंडीशन ये होती है, पहली कंडीशन ये होती है कि अगर इंटीजर, अब इंटीजर की बात हो रही है कि दो इंटीजर को अगर प्लस करें तो आंसर इंटीजर आए। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ठीक है, दो इंटीजर को प्लस करने से इंटीजर ही आता है। लेकिन दो इंटीजर को डिवाइड करने से, जैसे 2/3 है, उससे जरूरी नहीं है कि वो इंटीजर आए, लिहाजा डिवाइड के तो आगे चल नहीं सकते आप। दो इंटीजर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इंटीजर ही आता है, दो इंटीजर को माइनस करते हैं तो वो इंटीजर आता है, लिहाजा प्लस मल्टीप्लाई और माइनस ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। उससे अगली कंडीशन है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव क्या होता है? प्लस के लिहाज से a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो प्लस के लिहाज से एसोसिएटिव लॉ भी है। डिवीजन का तो खाता खत्म हो गया वैसे ही, क्योंकि पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, दो इंटीजर को डिवाइड किया, इंटीजर नहीं आया। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है इंटीजर्स के अंदर, तो ये भी सही है बात। माइनस के लिहाज से एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता। क्यों नहीं होल्ड करता? अभी आप देखें यहाँ जरा, अगर मैं ब्रैकेट खत्म करता हूं तो a माइनस बी प्लस सी, और यहाँ a माइनस बी माइनस सी, तो ये नॉट इक्वल है, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस आ गया। इसका मतलब है माइनस के लिहाज से एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता, ये भी खत्म होगी बात। अगली कंडीशन क्या होती है? 0 होना चाहिए इंटीजर्स के अंदर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर आप चेक करते हैं तो उसमें 0 होना, 0 है इंटीजर के अंदर। विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन तो खत्म होगी बात। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, वो भी है, तो ज्यादा फिर आगे बात चलेगी इसकी। आखिरी कंडीशन क्या होती है? इनवर्स होना चाहिए। प्लस के लिहाज से क्या इनवर्स? हर ए के लिए उसका इनवर्स माइनस ए पड़ा है इंटीजर के अंदर। ठीक है, तो ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन ग्रुप बन गया। मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से हर एलिमेंट, जैसे फर्ज करें 2 है, उसका इनवर्स 1/2 वो होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है, इंटीजर में नहीं है। ठीक है, और माइनस के लिहाज से वैसे ही कहानी खत्म हो चुकी है। सो सेट ऑफ इंटीजर इज अ ग्रुप अंडर एडिशन। If A and B are two sets, then A minus B is equal to, A minus B किसके बराबर होता है? ये बड़ा वेल नोन रिजल्ट है, आप जान, जैसे डिमार्गन लॉ, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। डिमार्गन लॉ क्या होता है? A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये डिमार्गन लॉ आपने पढ़ा है। इसी तरह ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि A माइनस B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसे आप वेन डायग्राम से समझ सकते हैं ये कैसे इसके बराबर है। फर्ज करो ये A है और ये B है। ठीक है, ये दो सेट आपने ले लिए A और B। अब हम बनाते हैं यहाँ पे A माइनस बी क्या है। A माइनस बी का मतलब A का वो हिस्सा जो G में ना हो, यानी आपने A में से B निकाल देना है। ये क्योंकि B का हिस्सा था ये वाला, तो ये आपने A में से निकाल दिया, ये आपका आ गया A माइनस बी। ठीक है, अच्छा अब ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब जरा आप देखें राइट हैंड साइड क्या करती है। दोबारा इन्हीं सेट्स को लेके, ये ए सेट है, ये बी सेट है। अब राइट हैंड साइड के लिए पहले आप देखें कि
आपने बी कंप्लीमेंट लेना है सबसे पहले। बी कंप्लीमेंट क्या होता है? बी को छोड़ के बाकी जो हिस्सा है वो सारा बी कंप्लीमेंट कहलाता है। बी को छोड़ के, ये देखो ये सारा क्या है, ग्रीन ग्रीन, ये बी कंप्लीमेंट है। अब बी कंप्लीमेंट का आपने इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ? ए के साथ। इंटरसेक्शन में क्या हिस्सा, वो हिस्सा आता है जो दोनों में हो। बी कंप्लीमेंट में ये बी छोड़ के बाकी सारा है। और ए क्या है? ए ये सर्कल पड़ा है। अब इस ए में और इस बी कंप्लीमेंट में आप देख रहे हैं ये हिस्सा कॉमन है। ये वो हिस्सा है जो ए में भी है और बी कंप्लीमेंट में भी है। ए का ये हिस्सा बी कंप्लीमेंट में नहीं है, लिहाजा इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। अब जरा आप आंसर कंपेयर करें ए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज, जो ए का हिस्सा हाईलाइट हुआ है वही हिस्सा राइट हैंड साइड में। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये ए माइनस बी था और ये ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट था। सो ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट। अभी मैंने आपको इनवर्स, कन्वर्स और कंट्रा पॉजिटिव के बारे में बताया था। व्हाट इज कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट? दी हुई स्टेटमेंट के साथ दो काम करने हैं। एक, आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इंटरचेंज करना है। क्यू इधर आ जाएगा, नॉट पी इधर आ जाएगा। ये पहला स्टेप है, इसे हम कन्वर्स भी कहते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपने नॉट अप्लाई करना है। नॉट क्यू इधर डबल नॉट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? नॉट क्यू इंप्लाइज पी। तो ये कंट्रा पॉजिटिव है। नॉट पी इंप्लाइज क्यू, इसका कंट्रा पॉजिटिव क्या आ जाएगा? नॉट क्यू इंप्लाइज पी। ये आ गया नॉट क्यू इंप्लाइज पी। जबकि अगर सिर्फ आप इसको इंटरचेंज करते हैं, क्यू इधर आ जाए और नॉट पी इधर आ जाए, क्यू इंप्लाइज नॉट पी, तो ये क्या कहलाता है? ये इसका कन्वर्स कहलाता है। और अगर आप जस्ट नॉट अप्लाई कर दे दोनों साइडों पे, जिससे ये पी बन जाएगा, पी इंप्लाइज नॉट क्यू, तो ये इसका इनवर्स कहलाता है। और दोनों काम करेंगे तो ये कंट्रा पॉजिटिव कहलाता है। बी सबसेट है ए का, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी। ये देखिए ये ए और बी उसके अंदर लाई करता है। ठीक है, तो ए माइनस बी ये वाला ऐसा है, ए माइनस बी। अब इसके एलिमेंट्स कितने होंगे ए माइनस बी के? जाहिर है आपके पास ए में जो एलिमेंट है वो नंबर ऑफ एलिमेंट ए, जो बी के अंदर एलिमेंट है वो एन बी है। होगा क्या, जब आप ए में से बी निकालेंगे तो फिर साफ जाहिर है आपके पास कितने एलिमेंट बचेंगे? जितने उसमें से माइनस हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए और उसमें से आपने जितने एलिमेंट बी के माइनस कर दिए, तो ये फार्मूला ये बन जाएगा। मसलन आप एग्जांपल ले लें, ए है 1 2 3 4, बी अब इसका सबसेट लेना है। बी में फर्ज करें 2 और 3 है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट ए के अंदर 4 है, बी के अंदर 2 है, तो ए माइनस बी के अंदर कितने हैं? ए माइनस बी का मतलब है कि ए में से ये बी निकाल दें, 2 है। और अगर आप ए के एलिमेंट्स में से बी के एलिमेंट्स माइनस करें तादाद को, तो भी वो आंसर 2 ही आएगा। ठीक है, तो ये एन ए माइनस एन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन टेबुलर फॉर्म का है। टेबुलर फॉर्म में आपने एलिमेंट्स को लिख के शो करना होता है कि इसमें ये एलिमेंट आ रहे हैं। सेट क्या आपके पास? x such that x is in Q and x square is equal to 2। x square 2 के बराबर है। इसको सॉल्व करके आपने x फाइंड करना होता है। x square 2 के बराबर है, तो आप क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ x square स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ x square ये x मॉड होता है, इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। x मॉड खत्म करेंगे तो ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। लेकिन सेट कौन सा लेना है? सेट लेना है रैशनल नंबर्स का। अब ये रैशनल नंबर में स्क्वायर रूट 2 या माइनस स्क्वायर रूट 2 तो आता नहीं है। इसका मतलब है कि रैशनल नंबर में कोई ऐसा एक्स नहीं है जिसका स्क्वायर 2 के बराबर हो। तो फिर आपका जो आंसर क्या आएगा? आपका आंसर एम्प्टी सेट आ जाएगा। अगर यहाँ क्यू के बजाय आर होता तो फिर ये आंसर आना था प्लस स्क्वायर रूट 2 और माइनस स्क्वायर रूट। The proposition P implies Q and Q implies P is written as, देखिए एक है P implies Q, if P then Q, दूसरा है Q implies P। ठीक है, अगर इन्हें कंबाइन करें तो आप लिखते हैं if and only if, यानी P implies Q भी आ जाता है इसमें, Q implies P भी आ जाता है, या इसको if and only if पढ़ते हैं, या इसको इक्विवेलेंट कहते हैं, P equivalent to Q। तो ये इसका राइट ऑप्शन है। दोनों को कंबाइन करने से ये आपको ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, next question 22 is the logical statement P implies not P is। अब आपने
बेसिकली यहाँ पे ट्रुथ टेबल बनाना है और ये दो स्टेटमेंट है P और इसे Q कह लें और ऑपरेशन है इम्प्लाइज इफ P देन Q भी इसे कहते हैं। तो इन जनरल मैं आपको इसका पहले रिवाइज करवा देता हूँ कि टेबल कैसे बनाते हैं। फर्स्ट किया दो स्टेटमेंट है P एंड Q और आपने फाइंड करना है P इम्प्लाइज Q। तो कोई भी स्टेटमेंट है आपके पास, कोई भी प्रोपोजिशन है, तो आप उसकी दो हालतें आप जानते हैं क्योंकि यहाँ पे आप एरिस्टोटलियन लॉजिक डिस्कस करते हैं और उसके मुताबिक कोई भी प्रोपोजिशन है या तो वो ट्रू होती है या वो फॉल्स होती है। ठीक है, यानी पी पी या क्यू जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे हैं इनकी दो हालतें हैं, ट्रू है या ये फॉल्स है। अब पी एंड क्यू अगर दो स्टेटमेंट है तो ऑप्शंस क्या क्या है। एक ऑप्शन ये, एक केस ये डिस्कस करना है कि जब दोनों ट्रू हो तो क्या आंसर क्या आएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि पी ट्रू है लेकिन क्यू फॉल्स है। इसी तरह अगर पी फॉल्स है और क्यू ट्रू है या दोनों फॉल्स है। ठीक है, तो इसे हम जल्दी में यूं लिखते हैं कि जब दो ट्रू हैं दो फॉल्स हैं, ये ट्रू फॉल्स हैं ट्रू फॉल्स। इसके अलावा कोई नया ऑप्शन नहीं पता, ये 4 ऑप्शन आपके पास। अब P इम्प्लाइज क्यू कहते हैं, क्या कहते हैं P इम्प्लाइज क्यू, या ऐसे पढ़ते हैं इफ P देन क्यू। P इम्प्लाइज क्यू ये कहता है कि जब P ट्रू हो तो स्टेटमेंट Q भी ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, यानी अब देखें P ट्रू है तो स्टेटमेंट Q भी ट्रू है। इसे हम ट्रू मानेंगे कि ठीक है, इफ P देन Q इज ट्रू बिकॉज P के ट्रू होने से Q ट्रू। इस पे आप गौर करें जस्ट कॉन्सेप्ट पे कि इफ P देन Q का क्या मतलब है कि अगर P ट्रू है तो Q लाजमी तौर पे ट्रू होनी चाहिए, लेकिन अगर P ट्रू है लेकिन Q ट्रू नहीं है तो फिर आपकी ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। इफ P देन Q ये कहता है कि अगर P ट्रू हो तो लाजमी तौर पे Q को भी ट्रू होना चाहिए। अब नेक्स्ट P फॉल्स है। अब अगर P खुद फॉल्स है ना तो फिर ये स्टेटमेंट अप्लाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये कहती है कि अगर P ट्रू है तो Q ट्रू है। इसका मतलब है कि P के फॉल्स होने से इस स्टेटमेंट को फॉल्स नहीं कहा जा सकता क्योंकि P ट्रू होगी तो आप Q चेक करेंगे ट्रू है कि नहीं। तो इस सेंस में आप इसे ट्रू मान लेते हैं, यानी आप इसको फॉल्स नहीं कह सकते। जब आप फॉल्स नहीं कह सकते यू हैव ओनली वन ऑप्शन कि आप इसे ट्रू कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने हिंट ये याद रखना है, या बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं। आपने हिंट ये याद रखना है कि जब P स्टेटमेंट ट्रू होने से Q फॉल्स हो जाए तो उस सूरत में, सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में हमारी स्टेटमेंट फॉल्स होगी, अदरवाइज हमारी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू रहे। ठीक है, तो आपने जस्ट ये ज़हन में रखना है कि अगर P स्टेटमेंट के ट्रू होने से Q स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए तो आपका आंसर फॉल्स आएगा। इस कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखते हुए अब आप लिखें P, उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट जो Q थी वो यहाँ पे क्या है, नॉट P, और आपने ट्रुथ टेबल बनाना है P इम्प्लाइज नॉट P का। नॉट को इस तरह में लिखते हैं, इस तरह में लिखते हैं। अच्छा, अब P स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती है फॉल्स भी हो सकती है, दो ऑप्शन है ट्रू फॉल्स। नॉट P का क्या मतलब, नॉट P बेसिकली P का उल्ट होता है। P अगर ट्रू है तो नॉट P फॉल्स होगी, P अगर फॉल्स है तो नॉट P ट्रू होगी। अब इम्प्लाई इफ P देन नॉट P। अब कॉन्सेप्ट यूज करें। कॉन्सेप्ट हमारा क्या था कि इम्प्लाइज में P के ट्रू होने से अगर Q फॉल्स हो जाए, जो कि यहाँ पे Q की जगह पे नॉट P है, यानी अगर P ट्रू होने से Q जो है वो फॉल्स हो जाए तो हमारा रिजल्ट फॉल्स आता है। और अगर P जाते खुद फॉल्स हो तो उस सूरत में हमें, क्योंकि ये स्टेटमेंट को हम फॉल्स नहीं कह सकते, तो इसलिए हम उस सूरत में ट्रिवियली हम ट्रू कर देते हैं उसको। तो ये हमारी आउटपुट है, ये रिजल्ट है हमारे ट्रूथ टेबल का। ये जो आउटपुट या रिजल्ट है ट्रूथ टेबल का, इसकी बेसिस पे हमारे जो स्टेटमेंट है उसकी 3 टाइप्स हैं। अगर फर्स्ट टाइप, अगर ये जो आउटपुट है हमारी, अगर ये सारी की सारी फॉल्स हो जाए, यानी अगर ये दोनों फॉल्स होते, ये भी फॉल्स है ये भी फॉल्स, सारे फॉल्स होते हैं, तो ऐसी लॉजिकल स्टेटमेंट को आप एब्सर्डिटी कहते हैं। और अगर ये सारे ट्रू होते, आउटपुट सारी की सारी अगर ट्रू होती, तो ऐसी लॉजिकल स्टेटमेंट को आप टॉटोलॉजी कहते हैं। और अगर ये मिक्सअप हो, यानी ट्रू भी, कम से कम एक ट्रू भी इसमें और कम से कम एक फॉल्स भी इसमें हो, तो फिर ऐसी मिक्सअप किस्म की लॉजिकल स्टेटमेंट को आप कॉन्टिजेंसी कहते हैं। तो इस वक्त जो आंसर आ रहा है वो कॉन्टिजेंसी है। एब्सर्डिटी तब होता है जब सारे फॉल्स थे,
टॉपोलॉजी तब होता है जब सारे ट्रू थे। नेक्स्ट, द कंजंक्शन, ये मैंने आपको बता दिया, दो स्टेटमेंट का कंजंक्शन उसको आप एंड ऑपरेटर कहते हैं और डिसजंक्शन उसे आप आर ऑपरेटर कहते हैं। तो ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, द नंबर ऑफ सबसेट्स of 4 element set 2 raised to power 4 equal to 16। ठीक, ये ऑलरेडी डिस्कस हो गया। नंबर ऑफ सबसेट्स having 3 element 2 raised to power 3 this is equal to 8, ये ऑलरेडी डिस्कस हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 26, if every element of a set A is also an element of set B, तो हम कहते हैं A subset of B, A सारे का सारा B में पड़ा है। ठीक है, उस सूरत में इंटरसेक्शन फिर साफ जाहिर है, A और B का जो इंटरसेक्शन है वो क्या आएगा, A आएगा। ठीक है, एम्प्टी नहीं आएगा, B नहीं आएगा। द नंबर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स इन अ ग्रुप, ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट अगर वो हमेशा यूनिक होते हैं। ठीक है, यूनिक का मतलब है कि वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज ऑलवेज यूनिक या 1। नेक्स्ट, ए बी दो एलिमेंट हैं किसी ग्रुप के, अगर ग्रुप के एलिमेंट है तो फिर साफ जाहिर है उसके इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे, ए का इनवर्स ए इनवर्स, बी का इनवर्स बी इनवर्स, यानी ए इनवर्स बी इनवर्स। क्वेश्चन है कि ए बी का जो प्रोडक्ट है ये भी ग्रुप का एलिमेंट होगा, इसका जो इनवर्स है वो किसके बराबर है। तो ये याद रखें, ए बी का इनवर्स है, या मैट्रिसेस में आपने देखा ए बी प्रोडक्ट का ट्रांसपोज है, वो हमेशा बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर है, यानी बी इनवर्स पहले आएगा, ए इनवर्स बाद में आएगा। इसे आप सॉक्स शूज प्रॉपर्टी भी कहते हैं। जैसे अगर आप जब शूज पहनते हैं तो पहले आप सॉक्स पहनते हैं और फिर आप शूज पहनते हैं। ठीक है, लेकिन जब इसका रिवर्स प्रोसेस करते हैं, जब उतारते हैं तो फिर पहले आप क्या करते हैं, आप शूज उतारते हैं और उसके बाद आप सॉक्स उतारते हैं। ठीक है, तो इसको सॉक्स शूज प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, सबसेट का मतलब कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, एंड आल्सो ए इज इक्वल टू बी, ए बी का एक ऐसा सबसेट है जो इक्वल भी है बी के, देन ए इज, ऐसे सबसेट को क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट। नो, प्रॉपर वो होता है कि जब वो बराबर ना हो। प्रॉपर के लिए कंडीशन है, लिहाजा प्रॉपर तो आप नहीं कह सकते। प्रॉपर में ये कंडीशन होती है कि वो एक दूसरे के बराबर नहीं होते। प्रॉपर में सुपर सेट ऑफ बी, सुपर से ए इज सुपर सेट ऑफ बी। ठीक है, ए हमने सबसेट का है और उसके बराबर है, तो आप ए को सुपर सेट में उस तरफ आता हूँ। चले बाकी ऑप्शन, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इज इम्प्रॉपर, ए इटसेल्फ, ए इटसेल्फ कोई भी सेट इटसेल्फ जो है वो अपना इम्प्रॉपर सबसेट होता है। प्रॉपर सबसेट ऑफ ए ये भी ठीक नहीं है। अच्छा, अगर ए सबसेट है बी के और ए बी के बराबर भी है, तो ऐसा सबसेट जो उसके इक्वल भी हो उसे आप कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। लेकिन ये स्पेशल केस है इस वक्त। ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट, लेकिन एक स्पेशल केस इसलिए है कि अगर ए सबसेट है बी का, साथ ही साथ ए बी के बराबर है, फिर साफ जाहिर है बी भी सबसेट है ए के। ठीक है, तो उस केस में आप सुपर सेट भी मान सकते हैं, ए सुपर सेट है बी का। ठीक है, लेकिन जो ज्यादा प्रॉपर आंसर यहाँ पे वो इम्प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि जब कोई सबसेट हो बराबर भी हो तो उसे आप इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ प्रेफरेबल ये आंसर है इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, एक सबसेट ऐसा सबसेट जो इक्वल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये डिमॉर्गन लॉ के मुताबिक ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, डिमॉर्गन लॉ से याद है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता यहाँ पे। इसे भी आप ट्रुथ टेबल की मदद से भी आप प्रूव कर सकते हैं, और इसे आप वैसे वेन डायग्राम से भी प्रूव कर सकते हैं। द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन द सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर में वो कौन सा एलिमेंट है जिसे किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो क्या है, वो 1 है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी in the set of real number is 1. Set of integer under addition has no identity element other than, again सोचे,
विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कौन सा नंबर ऐसा है जिसको प्लस करने से वो यही रहेगा, तो वो 0 है। ठीक है। If z is equal to a plus iota b, what is the value of cos theta? Cos theta फाइंड करने के लिए आपको जानते हैं ट्राइंगल चाहिए आपको, राइट एंगल ट्राइंगल। z a plus iota b है, तो आप ये इसको x एक्सिस पे ड्रा करें, a को b को y एक्सिस पे। फर्ज करें ये a है ये b है, तो a b की जो लाइनें हैं ये जहाँ मिलती हैं तो ये पॉइंट a कॉमा b कहलाता है। ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, इसको z मॉड भी लिखते हैं। ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस b है। फर्ज करें कि ये एंगल थीटा बना रहा है, तो आप जानते हैं cos थीटा किसके बराबर है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो a ओवर z मॉड। ठीक है, तो यहाँ से देखें ये a बाई z मॉड ये बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। ए फंक्शन इज सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव कहते हैं ऑन टू फंक्शन को, और ऑन टू फंक्शन कब होता है, जब रेंज फंक्शन की सेट बी के बराबर हो, तो उसे सर्जेक्टिव यानी ऑन टू कहते हैं। रेंज ए के बराबर तो होना जरूरी नहीं, क्योंकि ए और बी मुख्तलिफ है, रेंज आमतौर पे बी का सबसेट होती है, तो इसलिए रेंज का ताल्लुक ए से नहीं बनता। रेंज अगर बी के बराबर नहीं होती तो वो इनटू होता है, बी के बराबर है तो वो ऑन टू होता है। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी ऑफ सेट यू, ए यूनियन ये बनता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, डिमॉर्गन लॉ। ठीक है, वेरी वेल नोन। यूनियन चेंज होगा इंटरसेक्शन। सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स ए और बी, ऐसा सेट जिसमें ए के एलिमेंट या बी दोनों होते हैं तो उसे आप ए यूनियन बी कहते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी इज अ सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए और बी बोथ, दोनों के आ जाते हैं, ए के एलिमेंट बी और बी के एलिमेंट भी सारे इसमें आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद ए क्या है, ए एक सेट है, ये ब्रैकेट बाहर वाली ब्रैकेट सेट को जाहिर करती है, जिसके अंदर दो एलिमेंट है। ये कॉमा आपको ये बता रहा है कि टोटल ये दो एलिमेंट है। ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 2। एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है। तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होते हैं, 2 की पावर, अब ए के जितने एलिमेंट है 2, 2 की पावर 2, दिस इज 4। सो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, कौन सा जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन होता है जो दो एलिमेंट्स पे अप्लाई होता है, इसके लिए ऑर्डर पेयर चाहिए होता है आपको। ठीक है, कोई भी सेट आपके पास अगर एस है तो ये क्या करता है, ये उसको एस के एलिमेंट में कन्वर्ट कर, दो एलिमेंट लेता है उसको उसके एक नए एलिमेंट में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पे क्योंकि सेट नहीं दिया होगा तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि गिवन ए बाइनरी ऑपरेशन वो क्लोज्ड है या नहीं है। ठीक है, हमने जस्ट ये देखना है कि बाइनरी ऑपरेशन है। देखिए, डिवीजन के लिए कितने एलिमेंट चाहिए होते हैं, दो एलिमेंट चाहिए होते हैं, ये बाइनरी ऑपरेशन है। एडिशन के लिए दो एलिमेंट चाहिए होते हैं, ए प्लस बी, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। मल्टीप्लीकेशन के लिए दो एलिमेंट चाहिए होते हैं, ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो कौन सा है जो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के लिए जस्ट आपको एक ही एलिमेंट चाहिए होता है। ठीक है, तो ऐसे ऑपरेशन को यूनरी ऑपरेशन कहते हैं, जिसके लिए सिर्फ एक एलिमेंट चाहिए, जैसे 4 का स्क्वायर रूट बन सकता है 2। ठीक है, लेकिन सिंगल एलिमेंट को आप ऐड नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये स्क्वायर रूट है ये यूनरी ऑपरेशन है, बाकी सारे बाइनरी ऑपरेशन। मेंबरशिप की अलामत, ये बड़ी आसान सी क्वेश्चन है। ए एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 0, तो फिर पावर सेट के एलिमेंट की तादाद, पावर सेट में इसके कितने एलिमेंट आएंगे, 2 पावर 0 इज 1। तो एम्प्टी सेट के पावर सेट में जस्ट वो सेट इटसेल्फ आता है, यानी कि जस्ट उसके एक एलिमेंट आएगा। हाउ मेनी इनवर्स एलिमेंट कॉरस्पॉन्ड टू ईच एलिमेंट इन अ ग्रुप, आप जानते हैं ग्रुप के हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक यूनिक एलिमेंट होता है, एट लीस्ट वन नहीं, एट लीस्ट वन का मतलब ये है कि वो एक से ज्यादा भी हो सकता है, ओनली वन। ठीक है, तो ये ऑप्शन ट्रू है, ओनली वन। ये रिपीट हो रहा है। अच्छा, ए ये भी रिपीट हो रहा है, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। ए में अगर दो एलिमेंट हो तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल देन बी 4। आगे चलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो 3 एलिमेंट है टोटल। द सेट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वेयर ओमेगा क्यूब इज 1 इज एन अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ए बाय बी। ये तो ए बाय बी तो ऑप्शन ही नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन है, तीन में से कोई एक बाइनरी ऑपरेशन लेना है। देखिए, अंडर एडिशन तो ये नहीं है, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाता है, 2 इस सेट में है ही नहीं, अंडर एडिशन ये ग्रुप नहीं बन सकता।
अंडर डिवीजन भी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि आप देखें कि डिवीजन के लिहाज से एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता। 1/ओमेगा स्केयर का आंसर क्या आएगा? 1/ओमेगा, ओमेगा ओवर ओमेगा स्केयर, 1/ओमेगा स्केयर, 1/ओमेगा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/1/ओमेगा। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो मेगा, आंसर मेगा आ जाएगा। और दूसरी साइड पे अगर आप सॉल्व करते हैं 1/ओमेगा फिर डिवाइड बाय ओमेगा स्केयर, तो 1/ओमेगा इज 1/ओमेगा। और इस डिवीजन को आप मल्टीप्लाई में चेंज करें तो ये अगर ओमेगा स्केयर बाय 1 है तो 1/ओमेगा स्केयर हो जाएगा। तो ये 1/ओमेगा क्यूब 1/1, तो ये 1 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो डिवीजन के लिहाज से तो ये एसोसिएटिव नहीं होता, लिहाजा ये भी नहीं। मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से आप बड़ी आसानी से आप इसका टेबल बना के चेक कर सकते हैं। 1/ओमेगा ओमेगा स्केयर, ये मैंने क्लोजर लॉ जब बताया था चैप्टर 1 में तो आपको समझाया था। आप टेबल बना के आसानी से देख सकते हैं। क्लोजर लॉ भी होल्ड करता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी मिल जाएगी, इनवर्स भी मिल जाएगा। सो दिस इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, ये रिपीट हो रहा है। ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये भी रिपीट हो रहा है। ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ओके ओके, दिस इज द एंड ऑफ एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 2 फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 3 के एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।